हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। जो आज वीडियो होने वाली है, क्लास नंबर 4 होने वाली है हमारे करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स और राजस्थान की करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। और हम क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ के थ्रू सारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के लिए और ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। भले ही वो राजस्थान के एग्जाम्स हो, वीडियो आरएस, टीचर एग्जाम, एनीथिंग, या डिफेंस के एग्जाम हो, सीडीएस, एनडी, एफकेट, या एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, या लास्टली रेलवेज के एग्जाम। बिकॉज जब इंटरनेशनल नेशनल दोनों चीज़ कवर होगी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और आज हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे? एंटीशिप मिसाइल, एक COP16 बायोडाइवर्सिटी समिट के बारे में पढ़ेंगे, चाइना को सैटेलाइट लॉन्च है उसके बारे में पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, राजस्थान एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन पढ़ेंगे, महात्मा ज्योति फुले श्रमिक कल्याण योजना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक, मैं कह सकता हूँ शॉर्ट ब्रीफ इंडेक्स है अपने आज का। ठीक है, तो आपसे अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी वीडियो आएगी उसका अपडेशन मिल जाएगा। और बाकी जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसके लिए अगर आपको अपडेशन चाहिए या कुछ न्यूज़ चाहिए तो आपको क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेक कर लो और आप मेरे ग्रुप से अटैच हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या मैं रोज़ क्विज़ कराता हूँ और जो भी वीडियोज़ आती है ना, उस वीडियो की 2 दिन या 3 दिन पहले वहाँ पर अपडेशन आ जाती है। तो आप उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप प्रिपेयर हो सकते हो कि चलो वीडियो आ रही है तो आप उसको कैसे अटेंड कर दोगे। ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ही बेस्ट है, वहाँ पर मेरे नंबर भी दिख जाएंगे। यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो उसका सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 34th क्वेश्चन। मतलब इससे पहले मैं 33 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इस हिसाब से मैं सीरीज वाइज चलूँगा। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेवल एंटीशिप मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी? मतलब कौन सी नेवल की एंटीशिप मिसाइल है जो सक्सेसफुली टेस्ट करी गई थी, किसके द्वारा? डीआरडीओ और भारतीय क्या बोल सकते हैं इसको, नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिखा हुआ? नेसम एसआर, ब्रह्मोस सेकंड, अर्थ थर्ड और फायर 5। ये 4 मिसाइलों के नाम लिखे हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेसम एसआर। नाउ नेसम एसआर का फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, एंड इंडियन नेवी। तो कौन कौन है? एक तो डीआरडीओ है और एक है इंडियन नेवी। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, लेट्स से यस, ओके। तो एक तो है डीआरडीओ, एक है इंडियन नेवी। और मेक सक्सेसफुली टेस्ट फायर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल एंटी शिप मिसाइल विच इज़ वॉट? नेस SMR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, देखो NA का मतलब नेवल, SM मतलब शिप, मिसाइल नेवल, एंटी, N मतलब नेवल, A मतलब एंटी, S मतलब शिप, M मतलब मिसाइल। ठीक है, फ्रॉम इंडिकेटेड टारगेट रेंज ITR एट चांदीपुर उड़ीसा। तो कहाँ से करी गई थी? उड़ीसा। कभी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फलाना टाइप की कोई मिसाइल छोड़ी गई, किसके द्वारा, मतलब जो बनाई गई थी डीआरडीओ और इंडियन नेवी के द्वारा, और कहाँ से इसको फायर या टेस्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? चांदीपुर उड़ीसा। और ये न्यूज़ एकदम लेटेस्ट है बिकॉज फरवरी 2025 और 25 तारीख को ये काम हुआ था। ठीक है, दीज टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मिसाइल्स कैपेबिलिटी टू हिट डेजिग्नेटेड शिप टारगेट्स फ्रॉम इंडियन नेवीज सीकिंग हेलीकॉप्टर्स। तो इसको कहाँ से छोड़ा गया था? हेलीकॉप्टर से छोड़ सकते हैं इसको, ताकि इंडियन नेवी क्या कर सकती है, जो भी समुद्र में जो दूसरी कह सकता हूँ शिप्स हैं, उन सबको टारगेट यहाँ आराम से बना सकती है, क्योंकि इसका नाम ही एंटी शिप मिसाइल है तो इस शिप के खिलाफ ही काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 35th। वेयर वॉज द COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड? तो यूनाइटेड नेशन की खूब सारी कन्वेंशन होती है, किसी पे ओजोन लेयर पे होती है, कोई डाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ से बचाने के लिए, कोई क्लाइमेट के हिसाब से होती है। तो इसमें देखो एक यूएन कन्वेंशन थी, किसके ऊपर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो COP16 के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, रोम इटली, काली नहीं, ये बाली है कोलंबिया, काली है सॉरी कोलंबिया, और फोर्थ है न्यूयॉर्क USA। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोम इटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम इटली। ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि 2024 के अंदर ही हुआ था यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दिस वाज व्हाट? 16th सेशन। ये कौन सा नंबर था? 16th सेशन था। और ये हुआ कहाँ था? रोम शहर इटली के अंदर हुआ था। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। ये भी फरवरी में हुआ था 2025 के अंदर। और ये एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं सिक्वेंशियल ये था किसका, क्योंकि हिसाब से देखा जाए ना कि जो 2025 में मतलब ये हुआ था अभी, तो आपके अपने क्वेश्चन आ रहा है 2025 में हुआ तो 2024 वाला आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखो एक्चुअल 2024 में हुआ था
वो हुआ था काली कंबोडिया में, तो उसका सिक्वेंशियल ये सेकेंड ईयर के अंदर ये उसी का अपडेशन है, ठीक है। तो इसको गिना क्या जाएगा, 2024 का गिना जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, दिस कॉन्फ्रेंस वॉज अ सिक्वेंशियल एक्सटेंशन ऑफ COP16 मीटिंग जो काली कंबोडिया में हुई थी 2024 में। इसलिए मैंने ऑप्शन के अंदर काली कंबोडिया भी डाला है, बिकॉज अगर आपके मन में क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी वो हो सकता है ना, थोड़ा सा दिमाग में याद हो कि हाँ सर आपने कंबोडिया कोलंबिया का बारे में बात की थी, कोलंबिया, तो कोलंबिया आंसर नहीं, यहाँ पर क्या बोला है कि अभी रिसेंटली कहाँ पर हुई कॉन्फ्रेंस जो बायोलॉजिकल जो 16th सेशन था, इससे पहले वाला अलग सेशन था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्या इसके मतलब एम थे, टू रिजॉल्व द पेंडिंग इशू रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटिंग कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो देखो बेसिकली ये चीज़ क्यों करी गई थी बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, हमको पता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जो भी फ्लोरा एंड फौना होता है, जो भी जंगल, उन सबको प्रिजर्व करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की जो हम यहाँ पर पॉलिसीज निकाल सकते हैं या जो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था कमिंग और मॉन्ट्रियल के बारे में बताया गया था। अब कमिंग और मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये राइट साइड में बताया, वो भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से। पहले इसके बारे में और पढ़ लेते थे। काली फंड वॉज लॉन्च, तो जो कोलंबिया में हुआ था उसको क्या बोलते हैं, काली फंड लॉन्च किया गया था। इस फंड के थ्रू क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट किया था फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज that use genetic data to in these industries and 200 billion a year finance to complete the conservation target by 2030। तो ये हमारे पास टारगेट्स कंप्लीट किए गए थे, अचीव किए थे, कितने, हर साल $200 बिलियन का हम एक तरह से फंड रेज करेंगे, उससे हम क्या करें, बायोडाइवर्सिटी या को कंजर्व करने के लिए हम ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्राइवेट कंपनीज के थ्रू दूसरी कंट्रीज को देंगे। ये हमारे यहाँ पर डिसाइड हुआ था कब, अभी जो 2024 का यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, काली कोलंबिया में। जो उसका सिक्वेंशियल अब कब हो रहा है, कहाँ पर हुआ, फरवरी के अंदर रोम के अंदर हुआ। अब कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBN क्या है एक्चुअल में, सो दिस इज द आउटकम ऑफ 2022 UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो GBF वॉज अडॉप्टेड बाय 15th COP, मतलब इससे जो पहले हुई थी, कौन सी 16 सेशन से जो पहली वाली हुई थी, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, ठीक है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसका नाम कैसा है कि देखो दो सिटीज़ है, एक तो कमिंग सिटी है जो होस्ट सिटी थी, और मॉन्ट्रियल जहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पर आएगा। और इस कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का एम क्या है, तो रिड्यूस द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सब्सटेंशियल या सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयर एंड टूल सोल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेन स्ट्रीम, ठीक है। इसके टारगेट है ऑल टारगेटेड एज द 30/30 टारगेट विच मीन्स अंटिल 2030। तो इन्होंने टोटल 30 टारगेट सेट किए थे और 2030 तक किए थे, इसलिए इसको हम 30/30 रूल से बोले जाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिड चाइना लॉन्च इनटू ऑर्बिट इन फरवरी 2025। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में फरवरी अगस्त या फरवरी अप्रैल के ही मिलेंगे आपको, या मार्च के मिलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है चाइना ने भी रिसेंटली ऑर्बिट के अंदर सेंड करी है, ठीक है। ऑप्शन है त्यांगोंग 2, चाइना सेट IOR, और चांग E5 या लॉन्ग मार्च 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, विच इज़ चाइना सेट 10R। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इन फरवरी 2025 चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज़ नोन एज चाइना सेट 1OR, या इसको क्या बोलते हैं, जोंगजिंग 1OR, ठीक है। 2 नाम इसके, दोनों पूछ सकते हैं। इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे क्या चिन्ह होता है, वी लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। तो जो ये ऑप्शन में लिखा होता है ना, कौन सा लॉन्ग मार्च 7 ये लिखा होता है, ये सब क्या रॉकेट्स हैं, ठीक है। हम क्या बात करें, सैटेलाइट की बात करें। सैटेलाइट कौन सा हमारा, चाइना सेट IOR1 या जोंगजिंग IOR विच रिप्लेस द चाइना सेट 10, ठीक है, लॉन्च इन 2010, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 2010-11 के अंदर मतलब चाइना सेट 10 मिसाइल लॉन्च करी गई थी, उसको रिप्लेस करने के लिए नई सैटेलाइट भेजी जिसका नाम है चाइना सेट 10R। नाउ दिस इज द 8th ऑर्बिटल अटेम्प्ट ऑफ द ईयर बाय द चाइना, मतलब एक साल के अंदर 8वां अटेम्प्ट चाइना ने ये अटेम्प्ट किया है, कब, फरवरी के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखो समझते हैं पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। देखो कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, सर पोलर का मतलब क्या होता है, जियो स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब हम इसरो के बारे में पढ़ते हैं कि देखो एक पोलर PSLV पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं GSLV। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं PSLV, एक पढ़ते हैं हम GSLV। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो स्टेशनरी, और ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दोनों का मतलब क्या होता है, ये जियो स्टेशनरी और पोलर क्या होता है। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि मैं अभी यहाँ पर एक अर्थ अपना रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ अर्थ बनाऊँगा, ठीक है।
मैंने यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजा, ठीक है, ये मैं मान लेते हैं सैटेलाइट, थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाते हैं ना, ये सैटेलाइट बनाया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक सैटेलाइट बनाया, ढंग से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पोलर का मतलब ये होता है कि मैं ऐसे ऑर्बिट में जाके भेजूंगा जो वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। हमको ये पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता है, लेकिन अर्थ के एक्सिस के साथ में जो सैटेलाइट घूमेगी वो भी घूमेगी, बट सैटेलाइट अर्थ के एक्सिस के साथ में अलग से घूमेगी, उसको क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट। मतलब अर्थ तो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है। लेकिन जियो स्टेशनरी जो जगह होती है वो ऐसा ऑर्बिट होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो उसकी जो स्पीड है अर्थ की स्पीड से बराबर आ जाए। मतलब जितनी अर्थ घूमेगी उसके हिसाब से कांस्टेंट स्पीड पे वो सैटेलाइट घुसेगी, ठीक है। अब कॉमन सेंस में अगर समझ में आया तो और एक्सप्लेनेशन बताऊँ। मान लेते हैं सैटेलाइट यहाँ पर, ये ज़मीन दी हुई, ठीक है, अर्थ पे लोकेशन दी हुई, तो अगर मान लेते हैं लेट्स से कि 2 PM पे ये ए सिटी को बता रहा है, ठीक है, 3 PM पे बी सिटी को बताएगा और 4 PM पे सी सिटी को बताएगा। अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे 1 घंटे पहले ये, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो देखो 1 घंटे में पहले बता रहा है कि क्या बता रहा है, धौलपुर बता रहा है, घंटे बाद में जयपुर बता रहा है, घंटे बाद में जैसलमेर बता रहा है। तो ये क्या सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है, बट अर्थ के चारों तरफ भी ये घूम रही है, मतलब अर्थ से ज़्यादा इसकी स्पीड है या कम है उससे मैटर नहीं करता, बट ये अर्थ के साथ वाली स्पीड नहीं। अब जियो स्टेशन में क्या होता है कि मान लो 2 बजे तो यहाँ पर सिटी ए पे दिख रही है, 3 बजे भी यहाँ पर ए पे ही दिखेगी और 4 बजे पे भी ए पे ही दिखेगी। इसका मतलब ये 24 घंटे 365 दिन एक ही जगह पे देखेगी सैटेलाइट, या एक ही जगह पे लोकेट होगी। इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये होता है स्थिर, रुका हुआ। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोलर का मतलब ये होता है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, और जियो स्टेशनरी मतलब एक जगह पे फिक्स होके अर्थ के साथ रोटेट करना, ठीक है, और ये अर्थ के अलावा रोटेट करता है पोलर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मिनरल्स रिक्लासिफाइड एज मेजर मिनरल्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब देखो रिक्लासिफाइड एज अ मेजर मिनरल्स एक मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें इनमें से कौन सा मिनरल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो बैराइट्स है, ग्राफाइट्स है, माइका है, क्वार्ट्ज है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट इट इज पार्ट ऑफ और इट्स एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, थोड़ी सी साइंस वाली चीज़ है। अब देखो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस MOM अनाउंस द रीक्लासिफिकेशन ऑफ बैराइट्स, फेल्सपार, mica, and quartz as a several minerals to enhance exploration and scientific mining of these resources, which are major source of several critical minerals. ठीक है, mining of these minerals will be regulated under section 8A of Mine and Mines Act, जो कि 1957 में आ चुका है, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन माइंस एंड मिनरल्स, जो कौन हेड कर रहे थे, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। He is the member of Indian Institute for Transforming India, which is also called as नीति आयोग, जो कि प्रीवियसली 2015 से पहले हम इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो रिक्लासिफिकेशन हुआ कौन सी कमेटी के अंडर हुआ, उसके हेड कौन थे और वो किसके हेड है। और अब क्वेश्चन बन सकता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है ना, उसके मिनिस्टर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसका नाम क्या है, जी किशन रेड्डी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम स्टैब्लिश। ठीक है, तो इंडिया का पहला बायो बैंक और एनिमल म्यूजियम कहाँ पर बना हुआ है। तो एनिमल म्यूजियम का मतलब तो पता है आपको कि जानवर का म्यूजियम है। बायो बैंक का मतलब ये होता है कि उनके जो मैं कह सकता हूँ प्रिजर्व करके रखूँगा उनको, मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ कैलेमिटी या कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाए और सारे मतलब जो भी स्पीसीज है ख़त्म हो जाए, तो वहाँ से बैंक से उनकी स्पीसीज निकाल सकते हैं हम, जेनेटिक्स मटेरियल, ताकि उसको वापस रीजनरेट कर सकें। उसको क्या बोलते हैं, बायो बैंक। हर जगह। लेकिन इंडिया का पहला अभी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो ऑप्शन क्या क्या है, न्यू दिल्ली, मुंबई, दार्जिलिंग, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग। ठीक है। रिसेंटली द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP लोकेटेड इन दार्जिलिंग, क्या नाम है, पद्मजू नायडू हिमालयन जू पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के अंदर है, पॉपुलरली नोन एज दार्जिलिंग जू, ओपनड इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक विच इज़ आल्सो
called as Frozen Zoo and an Animal Zoo Museum. It has been opened as a part of National Conservation Program in collaboration with the Darjeeling Zoo and Hyderabad. तो दार्जिलिंग जू के साथ में और हैदराबाद का एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर इन्होंने क्या पर बायो बैंक इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द्रौपदी मीना हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल लाख आर्टिस्ट इन इंडिया whose name has been registered in the India's Book of Records. Now, द्रौपदी मीना is from which district of Rajasthan? अब हमको पता लाख आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो चूड़ियाँ बनाते हैं लाख की, उसके बारे में उनका नाम इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? दौसा, टोंक, अलवर एंड भीलवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दौसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा। Now, Draupadi Meena of Baswa, Dosa, has become the first female lak artist of India whose name has been registered in the Indian Book of Records. ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी एंड सरफेस डेकोरेशन एग्जीबिशन हेल्ड एट विच प्लेस? ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो देखो एम्ब्रॉयडरी की जब बात करते हैं तो जोधपुर का नाम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जोधपुर, क्योंकि हम जो बंदेज वाली साड़ियाँ होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, एम्ब्रॉयडरी तो जोधपुर का फेमस है। नाउ रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू एम्ब्रॉयडरी एंड सरफेस ऑर्नामेंटेशन वाज हेल्ड एट जोधपुर। तो इंडिया का पहला ही है, क्या बोलते हैं, इंडिया का फर्स्ट एग्जीबिशन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में बन सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एट 3 वेन्यूज़, एक तो है अचल निवास, लक्ष्मी निवास और सिंह जी की हवेली, 3 जगह अलग अलग जगह हुआ है। ठीक है, द एग्जीबिशन बाय टेक्सटाइल डिज़ाइनर मयंक मान सिंह कॉल इन कोलैबोरेशन विद अर्बन रिवाइवल इनिशिएटिव JDH, जोधपुर डेवलपमेंट हाउस, या जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर जगह है उसमें। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आप अच्छी तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। हाउ मच असिस्टेंट विल बी गिवन फॉर ईच मैरिज अंडर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना? अब देखो ये एक स्कीम है, इसके अंडर में मतलब कितना असिस्टेंट मिलेगा फॉर ईच मैरिज, किसको? लड़कियों के लिए। ठीक है, तो 50,000 है, 75,000, 1,00,000, 1,25,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विच इज़ 75,000। ठीक है, नाउ CM भजनलाल शर्मा हैज अप्रूव द इंक्रीज इन मैरिज असिस्टेंट अमाउंट अंडर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना इन सीक्वेंस ऑफ बजट्स, जो कि 2025-26 में आया था। ठीक है, पहले कितनी थी? 50,000 और अब कितनी कर दी गई? 75,000। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। टू बी गिवन द मैरिज ऑफ द 2 ऑफ द लाइसेंस वर्कर्स, मतलब 2 डॉटर्स ऑफ द लाइसेंस वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च जॉइंट एक्सपेडिशन ऑफ इंडियन एंड विच कंट्रीज आर्मी फॉर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। अब क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंस के जो मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने, तो उन्होंने एक जॉइंट एक्सपेडिशन लॉन्च करी, किसके अंदर? इंडिया की और कौन सी दूसरी कंट्री की आर्मी की, किसके लिए? माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन दिया हुआ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और सिंगापुर। अब कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे? ऑप्शन से निकाल सकते हो। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा, क्या इसका लेना देना सिंगापुर में है? नहीं, तो सिंगापुर तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली सिंगापुर ऑप्शन नहीं होगा। फिर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का क्या लेना देना है बांग्लादेश से? बिल्कुल नहीं है, बांग्लादेश में कोई लेना देना नहीं है। अब बचा भूटान और नेपाल, बिकॉज भूटान नेपाल दोनों उसी जगह पर आते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप बस ये कॉमन सेंस लगाओ कि माउंट एवरेस्ट किस में आता है? नेपाल के अंदर है, तो बस नेपाल तो होगा ही होगा, तो दिस इज आंसर नेपाल। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड जॉइंट एक्सपेडिशन ऑफ इंडियन एंड नेपाली आर्मी फॉर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। मेजर जनरल ध्रुव प्रकाश शाह, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ नेपाली आर्मी, has also attended the ceremony held in New Delhi. Indian Army's Mount Everest expedition will complete its journey through the traditional South Col route. ठीक है, traditional South Col route. This expedition comprises 34 mountaineers will be led by 34 mountaineers होंगे, जिसको लीड कौन करेगा? लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी। Now the Indo-Nepal joint expedition for Mount Kanchenjunga will include 12 mountaineers. ठीक है, और 6 हो जाएंगे नेपाली से। ठीक है, जिसको लीड करेंगे कर्नल सरफराज सिंह ऑफ इंडियन आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ जॉइंट NCC एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट विल बी लेड बाय कर्नल अमित बिष्ट। ठीक है, NCC के बीच चलेगी, तो उसको कौन लीड करेगा? कर्नल अमित बिष्ट। इनका एम क्या है? तो एम ऑफ दिस एक्सपेडिशन स्टार्टिंग दिस मंथ इज टू रीच द माउंटेन पीक्स बाय मे दिस ईयर। इस साल मई तक ये सारी माउंटेन पीक कंप्लीट करने का टारगेट अचीव मतलब करने का सोचा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हु लॉन्च रिसेंटली वाटर रिसोर्स सेंसक्स एप्लीकेशन एंड पोर्टल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो चेयरमैन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के? तो सी आर पाटिल, जयवर्धन सिंह, पीयूष गोयल या राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर पाटिल। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल रिलीज द वाटर रिसोर्स सेंसेक्स एप्लीकेशन पोर्टल न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये पोर्टल क्या काम करेगा? तो दीज स्कीम्स अंडर 7 माइनर इरिगेशन सेंसेक्स, सेकंड सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज, फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटरफॉल्स एंड फर्स्ट सेंसर ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये पानी के रिलेटेड काफ़ी सारे सेंसेक्स मतलब एक तरह से कह सकता हूँ, मुझे पता करना है कि कहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, कहाँ पर कितनी नदियाँ आ रही, कहाँ पर कितनी नहीं आ रही, कहाँ पर पानी का कितना बहाव है, कहाँ पानी है, कहाँ पर तालाब है, ये सब चीज़ें सेंसेक्स के अंदर आई। किसका? इरिगेशन सेंसेक्स या वाटर रिसोर्स सेंसेक्स के बारे में एक एप्लीकेशन निकालिए। Now, Jal Shakti Ministry said that the main objective of this water resource census is to create a comprehensive and reliable database for effective planning and policy making in the irrigation sector, including water using efficient water budgeting. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इन द रिसेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, रिसेंटली पता भी पास किया था, तो राज्यसभा अप्रूव्ड इट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ डिस्कशन। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर अगेंस्ट इट? दिस बिल वॉज ऑलरेडी बीन पास्ड बाय इन लोकसभा। मतलब ये जो एक लोकसभा के वक्फ बिल जो भी 2025 में पास हुआ था, इसमें कितने लोगों ने फेवर में पास बिल मतलब दिया था और कितने लोग थे अगेंस्ट? ऑप्शन दिया हुआ 127 93, 128 96, 128 97, 128 95। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विच इज़ 128 आर इन फेवर एंड 95 आर इन अगेंस्ट। ठीक है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एम्स टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट of Waqf assessment with the provision of conservation of heritage site and promotion of social welfare. Along with this, the administration is to be improved by the increased transparency in the management and coordination between the Waqf board and local authorities. The bill also aimed to improve the economic and social condition of Muslim women, especially widows and divorced women. Under this, the Waqf board will be made more inclusive for better administration by ensuring representation of various Muslim sects and women in the Waqf board. The Waqf board repeal bill 2024 has been approved in the parliament, and this bill will replace the old Muslim Waqf board 2023. ठीक है, तो this is very important to understand. Next question क्या लिखा हुआ? SpaceX launches which mission under which it will be the first human space flight over Earth's polar region? तो इन SpaceX ने कौन सी एक मिशन लॉन्च किया जो कि इंडिया नहीं वर्ल्ड का पहला स्पेस फ्लाइट होगा जो कि अर्थ के पोलर रीजन पे जाएगा? ऑप्शन है फ्रेम 1, फ्रेम 2, स्पेस फ्लाइट 1, स्पेस फ्लाइट 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेम 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्रेम 2। ऑन 1 अप्रैल 2025 द स्पेस, अब देखो 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस एक्स, जो कि इलोन मस्क की है कंपनी, सक्सेसफुली लॉन्च फ्रेम 2 मिशन, द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम मैं कह सकता हूँ मिशन ओवर अर्थ्स पोलर रीजन। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन फाल्कन 9 रॉकेट, इनका रॉकेट है। ठीक है, और एंड क्रू ड्रैगन कैप्सूल विच इज़ रेजिलियंस फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स 39A। ठीक है, ऑफ द नासाज केनेडीज स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कि USA में। ठीक है, द मिशन इज नेम्ड आफ्टर द नॉर्वेजियन फ्रेम शिप दैट एक्सप्लोर बोथ पोल्स इन द अर्ली 20s। ठीक है, तो फ्रेम जो नाम है, ये फ्रेम नाम है, ये किसके बिहाफ पे? एक मैं कह सकता हूँ कि नॉर्वेजियन एक शिप थी जिसने दोनों पोल्स को अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर एक्सप्लोर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इन द रिसेंट ऑर्गेनाइज्ड अ 4-day लेवल हेल्थ फेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज हेल्ड एट विच प्लेस इन द राजस्थान अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ निरोगी राजस्थान? अब निरोगी राजस्थान का मतलब ही क्या होता है? हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक 4 लेवल की हेल्थ फेयर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कहाँ पर हुआ था? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष सेड दैट in order to realize the concept of Nirogi Rajasthan, the state government is continuously promoting Ayurveda and Indian medical system in the state, as a result of which people interest in Ayush system has increased.
एंड इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव टू एलोपैथी। अब आयुष का मतलब क्या है एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर बताया। मतलब ये जो लिखा हुआ ना आयुष, अब ये कोई नाम नहीं है एक्चुअल में, ये फुल फॉर्म नहीं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, ठीक है। वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, ठीक है। और एस का मतलब होता है सिद्धा, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी, ठीक है। तो ये इसके क्या मतलब है, इसके फुल फॉर्म है किसका, आयुष का। ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्ध, और एच मतलब होम्योपैथी। तो इसके बारे में यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वेयर डिड द रिसेंट हेल्ड उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 मार्च टू 70 मार्च 2025। अभी रिसेंटली एक उदय गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन दिया हुआ कोटा, सीकर, बीकानेर, चूरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज बीकानेर। द फोर्थ स्टेट लेवल उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट बीकानेर एंड इट्स ऑर्गेनाइज बाय मास्टर उदय क्लब ऑफ पुष्करना स्टेडियम, ठीक है। टोटल कितने 11 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 12 टीम आएगी, और जिसके अंदर काफ़ी सारे दो टीम, तो देखो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर से दो टीमें हैं, बाकी एक टीम है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अजमेर, नागौर, करौली से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फ्रॉम विच कंट्री ऑफ 4 मेंबर डेलीगेशन केम टू ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज़ इन राजस्थान। राजस्थान में जो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी है उसके बारे में जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्व करने के लिए जो डेलीगेशन बाहर से आई थी फॉरेन से, तो कौन सी कंट्री से आई थी रिसेंटली। ऑप्शन है जाम्बिया, केन्या, इथोपिया या यूएई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जाम्बिया, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डेलीगेशन फ्रॉम जाम्बिया विजिटेड जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक, बेलवा ग्राम सेवा कोऑपरेटिव बैंक, बाद का बालाजी प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी to understand the efforts made by the Make Cooperative Society scheme successful. On this occasion, the representative of Zambia also shared information about cooperative policies and programs of their country, which made it possible to exchange experiences in the cooperative sector between the countries. So this is very important. और चलो ठीक है, हम यहाँ पर एंड तक आ गए। तो हमने यहाँ तक कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, और मेरे को लगता है कि हमने यहाँ पर आज जितने क्वेश्चन कंप्लीट किए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मुझे मेरे से मतलब जुड़ जाइए। मेरे से जुड़ोगे तो आपको जो भी वीडियो आएगी सबका आपको अपडेशन वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।